नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अगर हम बात करें क्लास 9th की या क्लास 10th की तो उसमें भी हमें सेल पढ़ना होता है। और इसके अलावा जो हम कंपटीशन की परीक्षा देते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे दें, चाहे कोई आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हो, तो उसमें बायो से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है और इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में ही हम बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद सेल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल है क्या। तो देखिए, सेल जो है उसकी परिभाषा भी हमको समझनी है, डेफिनेशन क्या होती है सेल की वो भी समझना है। इसके अलावा सेल थ्योरी किसने दिया था इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स बात कर लें जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो ये है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की वो एक निर्जीव कोशिका थी, वो कॉर्क की कोशिका थी। ठीक है, कॉर्क को इन्होंने देखा और उसकी कोशिकाओं का अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि कोशिका। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ दे कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो की थी एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। और ये लिविंग सेल 1674 में इन्होंने खोजा था और ये एक सजीव कोशिका इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज 1831 में, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। और प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, इसकी खोज 1839 में ही पुरकिंजे ने की। अब देखिए, ये तो कुछ बेसिक सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। तो सेल जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मकान बनने के लिए आपको पहले नींव बनानी पड़ेगी। नींव में क्या लगाएंगे आप? ईंट लगाएंगे। ईंट के अलावा सीमेंट, बालू, मोरंग वगैरह ये सारी चीजें यूज करेंगे। तो एक आप ऐसे समझिए, एक ईंट ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऐसे ही कई सारे ईंट जुड़ रहे हैं तब जाके बन रहा है एक दीवार, और कई सारे दीवार बनते हैं, फिर एक छत बन जाता है, तो पूरा का पूरा घर तैयार हो जाता है। तो वैसे ही समझिएगा, सेल जो है ये जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब संरचना की दृष्टि से भी सबसे छोटी इकाई और कार्य करने की दृष्टि से भी सबसे छोटी इकाई। हमारे शरीर में जो अंग है उनका अलग अलग काम है, तो हर एक अंग का काम अलग होता है। वैसे ही हर एक कोशिका का काम भी अलग होता है। अब कोशिका की एक थ्योरी थी, सेल थ्योरी। ये किसने दी थी? तो ये दी थी, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्लाइडेन एंड सॉन। स्लाइडेन एंड सॉन ने क्या बताया था? इन्होंने कहा कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है वो मूलभूत इकाई है जीवन की। और इन्होंने कहा कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे कोई जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी किसी न किसी सेल के बने होते हैं। ये स्लाइडेन एंड सॉन ने अपने कोशिका के सिद्धांत में कहा। उसके बाद से 1885 में आते हैं विर्चो, और विर्चो ने इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा था कि दुनिया में चाहे कोई भी सेल है वो किसी न किसी एक एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहा है। मतलब अगर कोई एक सेल पहले से मौजूद है तो यही इसी में डिवीजन होगा, टूटेगा तो नए नए सेल्स बनेंगे। मतलब कोई पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है, उसी से ही दूसरा सेल बन सकता है। ये कहा था किसने? विर्चो ने कहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल का कुछ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जब प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बेसिकली समझेंगे। फिलहाल आप सेल समझ गए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या है भाई? एक बॉडी है, बॉडी में क्या है? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। तंत्रिका तंत्र हो गया, वैसे ही कंकाल तंत्र हो गया। तो इस तरह के अलग अलग तंत्र हैं। वो सारे तंत्र कैसे बने हैं? अलग अलग अंगों से मिलकर बने हैं। और वो अंग कैसे बने हैं? अलग अलग उत्तकों से मिलकर बने हैं। और वो उत्तक कैसे बने हैं? सेल से। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है जीवन की, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम कोशिका कहते हैं। आप कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच का अंडा। अगर यही ह्यूमन में पूछ दे, मनुष्यों में पूछ दे, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहते हैं। और सबसे बड़ी मानव कोशिका होती है अंडाणु, जिसको ओवम कहते हैं। ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें अगर मानव कोशिका की, तो वो न्यूरॉन होता है, जिसको हम नर्व सेल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका के अलग अलग अंग होते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम टाइम में सारे की सारी जानकारी जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हो, 9th 10th पढ़ रहे हो, या फिर आप इसको कंपटीशन के व्यू पॉइंट से इस वीडियो को देख रहे हो, दोनों के लिए विश्वास मानिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी इस 20 मिनट के वीडियो में, जो आप 2 घंटे के वीडियो में भी नहीं पा पाएंगे। चलिए समझते हैं इसको। कोशिका के कई अंग होते हैं।
तो कोशिका के अंग में पहला जो अंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये किस में पाया जाता है? तो प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। जैसे आप ऐसे समझिएगा, ये पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर कोशिका है तो इसमें बहुत सारी चीजें रह रही होंगी, बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स होंगे, इसके अंग होंगे। इसमें जो सबसे बाहर वाला ये जो लेयर है, यही लेयर है सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझिएगा, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब है इससे जिस चीज की आवश्यकता होगी वो अंदर ले लेगा इसके माध्यम से, और जिस चीज को बाहर करना होगा सॉरी, उसको बाहर कर देगा इस मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। इसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये केवल और केवल पाए जाते हैं प्लांट सेल में। आप यहां पर देखिए, जो प्लांट सेल का एग्जांपल बनाया गया है, ये देख रहे हैं आप, इसमें सेल वॉल, ये जो बाहर वाला है ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। और इसके अंदर वाली ये जो परत है ये सेल मेम्ब्रेन है। जो अंदर वाली परत है ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर वाली सेल वॉल है। इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा। प्लांट सेल में, पौधों में सेल वॉल भी होता है, कोशिका भित्ति भी होती है। कारण क्या है कि पौधों को बहुत सारे कंडीशन सहने पड़ते हैं। वो बारिश में भी बाहर रहेगा, धूप में भी, हमारे जैसा तो घर में आएगा नहीं वो। तो उसको क्या होना चाहिए? उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बड़ा थिक और बड़ा मजबूत और कठोर होना चाहिए। और ये कठोर हमारे शरीर का नहीं होता है। बाहर वाला पार्ट जो स्किन है वो इतनी कठोर नहीं होती है, अगर आप प्लांट की स्किन से या प्लांट के बाहरी पार्ट से देखें तो। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्लांट्स को सारे ऑड्स सहने हैं जो मौसम की वजह से हो रहा है। तो उसकी वजह से उसके सेल मेम्ब्रेन के को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाहर से एक और लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखिए, इसकी खोज की थी अल्टमैन ने और इसको नाम दिया था बेंडा ने। तो दो चीज याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी किसने? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा संयंत्र कहते हैं इसको। और यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या हुआ? ऐसा श्वसन, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं है तो इसको अनऑक्सी श्वसन कहेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में कह देंगे इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, ये जब रेस्पिरेशन होता है तो इससे एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। एटीपी, इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर कभी आपको इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो याद रखिएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होता है। अब ये जो श्वसन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल से जनरेट होती है। उस साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की वजह से ये जनरेट हो रही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसमें बनाया नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। गोल्गी बॉडीज देख लेते हैं। गोल्गी बॉडी, इसकी खोज, इसको कहते हैं गोल्जी कॉय। गोल्गी भी कहते हैं और गोल्जी भी कहते हैं, तो आप इसको ऐसे गोल्जी लिखिएगा, गोल्जी काय। इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, और हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, तो उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण हो गया। ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करती है गोल्जी बॉडीज, और इसीलिए इसको कहते हैं कि एनर्जी बैलेंस कर रही है। भाई एक जगह एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाया, उसको अलग अलग जगह भेजना, मतलब एनर्जी को बैलेंस करना। ये काम कौन कर रहा है? तो गोल्जी बॉडीज कर रही हैं, और इसीलिए इनको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? ट्रैफिक को बैलेंस करना, कि ज्यादा भीड़ न लग जाए, कहीं जाम न लग जाए। तो वैसे ही इसका काम है, ज्यादा एनर्जी कहीं ना चला जाए, कहीं कम एनर्जी ना हो जाए बिल्कुल। दूसरा है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है भाई? तो वैक्यूल क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा आप समझिए कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा वैक्यूल, जो कि अंदर से खाली होगा। खाली मतलब आप इसको मत समझिएगा कि कुछ इसमें होगा नहीं। इसमें न्यूट्रिशनल फ्लूइड होते हैं, मतलब पोषक तरल पदार्थ होगा जिससे कि सेल को पोषण प्राप्त होगा। तो वैक्यूल जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि इनका आकार कैसा है। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो इनका आकार बड़ा होगा, और एनिमल सेल की बात करेंगे तो इनका आकार छोटा होगा। अभी हम लोग जब डिफरेंस देखेंगे तो इसको समझेंगे। अगली जो चीज है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका।
अंतःद्रव्यी जालिका। इसकी खोज की थी कीथ पोर्टर ने। और ये एक सेल, पूरा जो सेल है उसका जो इंटरनल स्केलेटन है, अंदर का जो स्केलेटन है, एक आप कह सकते हैं ढांचा, उसको तैयार करने का काम करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब है जिसमें राइबोसोम नहीं हो, और रफ वाले का मतलब है राइबोसोम। जैसे आप ऐसे समझिएगा, ये मान लीजिए है, ठीक, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसकी स्क्रीन पे, सॉरी इसके स्किन पे ऐसे ऐसे कुछ एक निकला हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ये जो निकला है ये क्या है, ये है राइबोसोम, ये है राइबोसोम। ये राइबोसोम किसमें मिल रहा है भाई, ये राइबोसोम मिल रहा है केवल और केवल रफ वाले में, क्योंकि देखिए रफ विद राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। अब चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहरी परत पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, और ऑप्शन रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिए किसमें होता है, रफ वाले में, स्मूथ वाले में नहीं होगा। कारण क्या है कि स्मूथ वाले के स्किन पे, ऊपरी बाहरी परत पे राइबोसोम्स नहीं होंगे, और राइबोसोम्स का ही काम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करना। आप यहां समझिएगा राइबोसोम का काम क्या होता है, इसकी खोज की थी पैलेड ने, और इसीलिए इसको पैलेड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। पैलेड, पैलेड ने खोज की तो पैलेड कण बोलते हैं इसको। और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और इंजन ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। अब दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, और यूकैरियोटिक का मतलब एक ऐसा सेल जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप्ड हो चुके हों। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये टाइप है, दरअसल यूनिट है, आप कह सकते हैं एक यूनिट है। तो 70S वाला राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80S वाला राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक। पहले तो ये समझिए केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं, ये पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है, ठीक। ब्रेन ऑफ सेल भी इसको कहते हैं हम लोग। फिर इसमें क्रोमोसोम और डीएनए पाए जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्रोमोसोम और डीएनए होते हैं न्यूक्लियस में, इतना आप याद रखिएगा। बात करें लाइजोसोम्स की, तो लाइजोसोम्स को कहते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। इसकी खोज की थी डी डुबे ने, डी डुबे ने इसकी खोज की थी, और इसको पाचन थैली भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये क्या करता है, जैसे मान लो कि सेल में कोई ऑर्गन खराब हो गया, तो वो खराब हो गया तो उसको उसका पाचन करना है, उसको समाप्त कर देना है कि वो पूरा पूरा सेल सड़ा ना दे, इसलिए उसको इसमें अंदर खींच लेता है, और जो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसको डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइजोसोम्स की परत फट जाती है, और फट जाएगी तो इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो लिक्विड है, वो पूरे सेल में, पूरे कोशिका में फैल जाएगा। जैसे ही पूरे कोशिका में फैलेगा, ये तो जहर है भाई, क्योंकि ये अभी देखा हमने ना कि मरे हुए को और मार रहा है, खत्म कर रहा है उसको, तो ये सफाई का काम करता है। तो अब ये जब उसमें पूरे सेल में मिल जाएगा तो पूरे सेल को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पूरा सेल मर जाएगा, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में लाइजोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और इसीलिए आरबीसी की मृत्यु होती है स्प्लीन में, प्लीहा में। देखिए ये क्या कर रहा है, खराब चीजों को मार दे रहा है, तो जब आरबीसी खराब हो जाएगी तो उसको मारने के लिए क्या होगा, लाइजोसोम होना चाहिए, लेकिन लाइजोसोम आरबीसी में पाया नहीं जाता है, इसलिए आरबीसी जब खराब हो जाएगी तो वो कहां चली जाएगी, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में चली जाएगी, ठीक है। अगला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं जीव द्रव्य। ये कलरलेस लिक्विड होता है सेल में। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटते हैं। आप समझिए, ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, इस सेल में, और ये क्या है, केंद्रक है। तो इस केंद्रक के अंदर लिक्विड भरा होगा, और इसके अलावा इसमें भी लिक्विड भरा होगा, अंदर, इसके अंदर, ये सेल के अंदर लिक्विड भरा है। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्या, ये केंद्रक द्रव्य है। अब इन दोनों द्रव्यों को मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिक्स करो तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म,
और प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें आ रही हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म आ रहा है, एक साइटोप्लाज्म आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को लवक कहते हैं। इसमें क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी भी पौधे के फल को, फूल को, पत्तियों को रंग प्रदान करना। जैसे इसमें तीन तरह के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक कहते हैं। जो क्लोरोफिल हमने सुना है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंस होता है, हरित लवक इसको कहते हैं, तो हरा कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है रंगहीन लवक, मतलब ये कोई कलर नहीं देगा। जैसे जड़ जो होता है उसका कोई कलर नहीं है, तो वो रूट्स में अधिकतर पाया जाता है जिसमें कोई कलर नहीं हो, कोई स्पेशल कलर नहीं दिया जाए। तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कई तरह का होता है, रंगीन लवक है, इसमें अलग अलग कलर। जैसे गाजर का जो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, चुकंदर का जो कलर है वो बेटानोन की वजह से है, टमाटर जो लाल है वो लाइकोपिन की वजह से है, पत्तियां पीली हो जाती हैं तो वो ज़ैंथोफिल की वजह से पीली हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें बता रहा है कि किसका कलर किस लवक के प्रेजेंस के कारण हो रहा है। तो ये जो कलर होता है, तो कलर मनुष्यों में नहीं, ये पौधों में। मनुष्यों में तो मेलानिन होता है, जो स्किन आपकी गोरी है कि काली है, उसको डिपेंड करता है वो। ठीक है, आगे बात करें क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए, आरएनए और जीन क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं। और मनुष्यों में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम होता है, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो मनुष्य में अलग अलग डिवाइड करता है। मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है, एक्स है कि एक्स वाई है, वो आगे की डिस्कशन में हम देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सेल ऑर्गेनल समझ में आ गए हैं ना। तो अब हम बात करते हैं आगे की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो मैंने पहले ही बताया कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में होती है। कारण क्या है, प्लांट के जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ज्यादा सुरक्षा चाहिए, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के बाद, कोशिका झिल्ली के बाद एक और लेयर एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा लेयर केवल और केवल पौधों को मिलता है। दूसरी बात, अगर हम शेप की बात करें, तो एनिमल सेल जो है वो इरेगुलर शेप की है, लेकिन प्लांट सेल एक रेक्टेंगुलर और फिक्स्ड शेप का होता है। इसका भी कारण है, देखिए बाहर से जब हमने एक आउटर लेयर जो डाला है, एक तो मान लो ये सेल वॉल हो गया, ये सेल है, सेल वॉल है। अब यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा एक लेयर डाल दिया है, ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करेगा और इसके शेप को भी फिक्स रखेगा, इसका शेप बदलेगा नहीं। लेकिन एनिमल सेल का शेप बदल सकता है। ठीक है, ये रेगुलर शेप होता है। वैक्यूल की बात की, हमने बताया था कि वैक्यूल जो है एक या तो एक होगा या तो अधिक होंगे, तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पौधे की, तो पौधे में जो वैक्यूल्स होंगे वो बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे। इसकी वजह से एक और कारण होता है, जब हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में हो जाता है। एनिमल सेल में अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में होगा, प्लांट सेल में साइड में हो जाएगा। कारण क्या, इसमें बड़े बड़े वैक्यूल होंगे और ये जो वैक्यूल है इसके प्रेशर की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएगा एक साइड में। क्लियर है। दूसरी बात है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सभी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये केवल लोअर प्लांट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में मतलब बड़े बड़े पौधों में नहीं, जो उसके लो लेवल वाले पौधे हैं उसमें ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की। बता दिया कि एनिमल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, रंग का कोई मतलब ही नहीं है एनिमल में, लेकिन यहां पर होता है क्योंकि जो फल है, फूल है, उसका कलर डिसाइड करते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये प्लांट्स में पाए जाएंगे। प्लास्टिड की बात करें, लवक, तो ये एब्सेंट है। सॉरी, प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड एब्सेंट है एनिमल सेल में, जबकि यहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। बताया कि इसमें सेल वॉल एक एक्स्ट्रा होता है। लाइजोसोम्स की बात करें तो ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होंगे और यहां पे लाइजोसोम्स देखने को नहीं मिलते, यूजुअली नहीं मिलते हैं। सीलिया जो होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें बड़ा रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, मतलब कभी कभी मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये देखिए न्यूक्लियस है प्लांट सेल में, देखिए साइड में न्यूक्लियस है ये, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल जो है वो ज्यादा है इसमें। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, देखिए आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल भी है। देखिए ये बाहर वाला जो लेयर है वो सेल वॉल है और अंदर वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया? ये देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बीच में ये गैप देख रहे होंगे आप। उसके बाद बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इसमें छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट है, इसमें नहीं होते हैं। साइटोप्लास्ट, इसमें भी लिक्विड भरा होता है सेल में, इसमें भी भरा होता है, तो साइटोप्लास्ट इसमें भी है।
वैक्यूल देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है, ये पूरा इसी ने तो प्रेशर जनरेट करके इसको केंद्रक को इधर इस साइड भेज दिया है, लेकिन इसमें वैक्यूल देखिए छोटे छोटे वैक्यूल है, छोटे छोटे वैक्यूल है, तो ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गई बात? तो ये अंतर था बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, अब जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सेल में, वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं असीम केंद्री, असीम केंद्री, और इसको बोलते हैं ससीम केंद्री, ऐसे बोलते हैं शायद इसको, ससीम केंद्री। अब इसको समझिएगा, ये झूठ मूठ में लिख रहा हूं मैं, इसको राइटिंग मेरी इतनी खराब है, आप बस समझ गए होंगे ना। तो असीम केंद्री और ससीम केंद्री हो गया प्रोकैरियोटिक, आप समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां पे आप समझिए इसको, सॉरी, ये देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक ऐसा सेल है, एक ऐसी कोशिका है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का मतलब है पूरी तरह से डेवलप है। अब इसमें समझिएगा आप क्या होता है, मैं इधर बना रहा हूं प्रोकैरियोटिक और उधर बनाऊंगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मान लीजिए एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। कैसे है देखिए, इसमें जो डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, ये सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, और इसमें जो डीएनए होगा वो कैसा, पहले देखिए इसमें एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागा नुमा बना होगा आकृति, धागा नुमा आकृति ऐसे बने होंगे, तो इसको कहते हैं धागा नुमा जो आकृति है, ये क्या है बेसिकली यही डीएनए है। इसमें डीएनए जो पाया जाएगा वो धागा नुमा पाया जाएगा। ये जो है ये पहला फेज है, मतलब ये डेवलप्ड फेज नहीं है, एक ऐसी कोशिका हो जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर की लिक्विड और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर की लिक्विड। अब जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड क्यों है, इसमें लिक्विड कैसे भरा हुआ है, क्योंकि ये जो बाहर की परत है एक झिल्ली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही तो इस झिल्ली के अंदर सारा का सारा लिक्विड है। इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, और न्यूक्लियस के डेवलप न होने के कारण जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से मिक्स हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर का लेयर नहीं बना, लेयर नहीं बना तो न्यूक्लियस है ही नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होना चाहिए वो सेल में फैल गया, और सेल में पहले से ही लिक्विड है, दोनों लिक्विड आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कंडीशन। न्यूक्लियोइड कंडीशन का मतलब क्या है, इसके अंदर का लिक्विड और इसके अंदर का लिक्विड ये पूरा का पूरा सब एक दूसरे में मिक्स हो गया, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कंडीशन, सॉरी न्यूक्लियोइड कंडीशन। इसका मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसमें सेपरेट है, इसमें आप देखिएगा तो यहाँ की लिक्विड इधर इसी में रहेगी सेल में ही, और इसके अंदर जो लिक्विड है ये इसके अंदर ही लिक्विड रहेगी, तो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहा है यूकैरियोटिक में। कारण क्या है कि न्यूक्लियस फुली डेवलप्ड है, न्यूक्लियस की चारों तरफ की झिल्ली भी बन चुकी है। अब इसकी अगर बात करें राइबोसोम की, तो इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सिंपल क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो डेवलप ही नहीं हुए, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में डेवलप्ड है, क्योंकि फुली डेवलप्ड सेल है ये। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नीले हरित शैवाल जो बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं, एक और नाम इसका। और सारे प्लांट सेल हो गए या एनिमल हो गए, उनके सारे सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। बाकी इधर प्रोकैरियोटिक मैंने बता दिया। यूकैरियोटिक वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक वाले कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये एनसीईआरटी में कुछ चीजें हैं जो समरी है, मैं एक बार इस समरी को बता देता हूं। सेल क्या है भाई, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन। देखिए सॉरी, ये तो कीवर्ड्स इधर है। क्या क्या हमने समझा कि स्मॉल पार्ट्स जो होते हैं उससे बनी होती है, जो भी अंग है वो छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। एक कॉर्क का इन्होंने सेल देखा था। इनके अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म में बदलते रहते हैं। कोई सेल बहुत बड़े होते हैं, कोई सेल छोटे होते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है, और लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है और न्यूक्लियर के ऊपर जो झिल्ली होती है वो डेवलप नहीं है, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिनमें डेवलप हो गया उसको यूकैरियोटिक कहते हैं।
क्लियर है? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके पास ये जो मेम्ब्रेन है, बाहरी जो झिल्ली है, यही तो सेपरेट कर रही है इसके लिक्विड को और इसके लिक्विड को। क्लियर बात हो गई? कलर्ड बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो कलर होता है वो प्लास्टिड की वजह से होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट अभी बताया था। वैक्यूल की बात कर ले तो वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है किसमें भाई? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में बड़े छोटे छोटे वैक्यूल मिलते हैं। क्लियर हो गई? तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। सेल का पूरा जो भी 9th और 10th में आपको पढ़ना है सेल, वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उस आईसीएसई बोर्ड भी हो, उसके अलावा आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस वगैरह का प्री दे रहे हो, तो याद रखिएगा कि ये बायो का पूरा आप एक जो टॉपिक है इसमें से अब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है मैंने, और बताइएगा कैसा लगा।